नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से है, जहां पर शादी अनुदान योजना में करोड़ों के घोटाले की खबर आ रही है। यानी कागजों पर फर्जी शादी दिखाई गई, उसके बाद सरकारी योजना का लाभ दे दिया गया। इसके साथ ही पारिवारिक लाभ योजना में भी अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसों की जमकर बंदरबाट की गई है। दोनों योजनाओं में करीब 6.5 करोड़ का फर्जीवाड़ा हुआ है। ये पूरा खुलासा 51 अधिकारियों की जांच कमेटी में हुआ। यानी बिना शादी के शादी अनुदान दिया गया और बिना मौत के परिवारों को आर्थिक मदद बांटी गई। जांच में लाभार्थियों के नाम और पते फर्जी निकले हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। 6.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है। 51 अधिकारियों की जांच कमेटी का गठन किया गया था और उसकी जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकारी पैसों की बंदरबाट की गई है। 6.5 करोड़ रुपए के आसपास की रकम बताई जा रही है। शादी अनुदान योजना में 1076 लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। पारिवारिक लाभ योजना में 1444 लाभार्थी ऐसे हैं जो कि फर्जी हैं। और इस पूरे मामले की जब जानकारी हुई तो जांच कमेटी का गठन किया गया और 51 अधिकारियों की जांच कमेटी ने यह पाया है कि तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से। श्याम, क्या जानकारी है, कैसे हुआ है फर्जीवाड़ा? कौन है वो लोग जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी को चुनौती दे रहे हैं? देखिए, आपको बता दें, इसमें सबसे बड़ा घोटाला है वो है आय और जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर के, जो कि फर्जी रूप से बनाए गए, उनका सत्यापन नहीं किया गया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों की शादी बताई गई, उनमें से कई लोगों की शादियां हुई ही नहीं, या जिनकी शादियां पहले हो चुकी थी उनको भी अनुदान दे दिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि जिन लोगों की मौत नहीं हुई उनको पारिवारिक योजना का लाभ दे दिया गया। और तमाम पते हैं जो मिल ही नहीं रहे हैं। जब इसलिए सत्यापन कराया गया तो जिन लोगों ने आवेदन किया था वो लोग उस पते पर रहते हुए नहीं पाए गए, वहां दूसरे लोग रहते हुए पाए गए। आपको बता दें, प्रारंभिक ये घोटाला सामने आया था तकरीबन 1.5 महीने पहले, जिसमें कुछ मामले सामने आए थे, जिसके बाद इसमें हर तहसील स्तर पर डीएम ने टीम बना करके जांच करने का आदेश दिया था। जिसके बाद इस टीम ने पूरी क्लब रिपोर्ट अब सबमिट की है, जिसमें यह बात सामने आई है कि 6.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और इस रिपोर्ट के आधार पर जो दोषी हैं उनके ऊपर जिला प्रशासन अब कार्रवाई का मन बना रहा है। जी, ये मसला बस यहीं पर खत्म हो जा रहा है श्याम, या फिर बात और आगे जा रही है? अभी और लोग हैं जिनका सामने आना बाकी है, और लोग हैं जो अभी जांच के दायरे में नहीं आ पाए हैं? देखिए, जिस तरीके से इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, उसमें जो आवेदन करता है वो तो दोषी है ही। इसके अलावा जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि वो स्थलीय परीक्षण करें, मौके पर जाकर जांच करें, मुआयना करें, और जो प्रमाण पत्र बनाए गए उनको किन आधार पर बनाया गया, जो लोग रह ही नहीं रहे हैं उनके प्रमाण पत्र बना दिए गए। तो इसमें निश्चित तौर पर जो तहसील के कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत सामने आई है। आपको बता दें कि सदर तहसील जो है, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा वहां पर सामने आया है। शादी अनुदान की बात की जाए तो यहाँ पर 702 लाभार्थी ऐसे हैं जिनके नाम पते नहीं पाए गए। ऐसे में जब पहले मामला सामने आया था, प्रकाश में आया था, उस समय सदर तहसील के लेखपाल हैं लक्ष्मीकांत पांडे, विजय कुमार और के दुबे, इनको निलंबित कर दिया गया था और इनकी जांच चल रही है। इसके अलावा अन्य तहसीलों में भी इसी तरीके के मामले अब सामने आए हैं। डीएम को रिपोर्ट सौंप दी गई है, डीएम इस पर एक्शन करेंगे। शुक्रिया श्याम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मिशन 2022 को लेकर बीजेपी का हाईकमान एक्टिव हो गया है। जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ और वाराणसी के दौरे पर आएंगे। खबर है कि संगठन की खामियों को दूर करने के लिए अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है। यानी सरकार के बाद अब संगठन की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही कई जिलों के पदाधिकारियों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में फीडबैक लेने वाले हैं। तो एक्शन मोड में आ गई है बीजेपी। मिशन 2022 की तैयारियां बहुत तेज गति के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में लखनऊ और वाराणसी का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। संगठन के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले सकते हैं। इससे पहले सरकार का फीडबैक लिया गया था, सरकार के मंत्रियों से संवाद किया गया था, और अब ये कोशिश की जा रही है कि संगठन के स्तर पर भी फीडबैक लिया जाए
ताकि जमीन पर अभी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जा सके। 2022 से पहले तमाम तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा सके। इसी के तहत गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे, जिसमें वो लखनऊ और वाराणसी जाएंगे, जहां पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, फीडबैक लेंगे, सरकारी योजनाएं जमीन पर कितना उतर पा रही हैं, उसको लेकर लोगों में कितना संतोष है, कितना असंतोष है, साथ ही साथ संगठन और सरकार के बीच सामंजस्य को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे विधायकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा सकता है, ताकि अगली बार टिकट देने से पहले तय किया जा सके कि बीते 5 साल में जनता की उम्मीदों पर कौन कौन विधायक खरे उतरे हैं। इन तमाम बातों को लेकर अमित शाह संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। मिशन 2022 में पूरी तरीके से बीजेपी अब जुट चुकी है। लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, क्या जानकारी है गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे को लेकर? देखिए, जिस तरीके से भाजपा पूरी चुनावी मोड में आ चुकी है, लगातार बैठकों का दौर जारी है और खुद अमित शाह ने अब इसकी कमान संभाल ली है। आपने तस्वीरें देखी होंगी जब यूपी के कुछ छोटे दलों के बड़े नेताओं ने जाकर के दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी और अपनी नाराजगी या फिर जो उनकी मांग है आगामी चुनाव को लेकर, उनकी हिस्सेदारी को लेकर के उस पर बात की थी। इसके बाद कुछ दिनों पहले ही अमित शाह ने बनारस में एक कार्यकर्ता को फोन करके बात की थी और कोरोना समेत अलग अलग मुद्दों पर फीडबैक लिया था। इसी के तहत माना जा रहा है कि अमित शाह बहुत जल्द वाराणसी या लखनऊ का दौरा भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो खबरें थी या फिर जिस तरीके से ये बताया गया कि संगठन में प्रकोष्ठ और मोर्चे के बहुत सारे पद खाली हैं जो भरे नहीं जा पाए हैं, कुछ कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस भी कर रहे हैं, कुछ लोगों को संगठन में प्रमोट भी करना है, महत्वपूर्ण स्थान भी देना है। तो इन सारी चीजों के लिए इंतजार किया जा रहा है कि अमित शाह कब यूपी का दौरा करें, जिसके बाद उनके दिशा निर्देश के बाद ही कुछ बड़े बदलाव या कुछ पदों पर भर्तियां होनी है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है यूपी की, वो खुद फीडबैक ले रहे हैं जिलों में और ये परखने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से जिले का कार्यकर्ता कितना काम कर रहा है, किससे क्या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। इसी आधार पर आने वाले दिनों में सूत्र ये बता रहे हैं कि अमित शाह का दौरा लखनऊ या वाराणसी में हो सकता है। इसके बाद बहुत सारी जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं अभी संगठन को लेके, कम से कम भर्तियों को लेकर के, अब वो दूर हो जाएंगे और आगामी चुनाव को लेके जो नई टीम को तैयार करने का मामला है, कम से कम इसी के साथ जोर पकड़ेगा जब अमित शाह लखनऊ या बनारस के दौरे पर आएंगे। ठीक है अनामिका, आप बनी रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है कि गेहूं खरीद में रिकॉर्ड बना है। गेहूं खरीद में योगी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया है। यूपी में 14 जून तक 12 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है। किसानों से 53.92 लाख मीट्रिक टन अब तक गेहूं खरीदा गया है। 22 जून तक क्रय केंद्रों पर फसल बेच पाएंगे किसान। 15 जून से बढ़ाकर 22 जून कर दी गई है अंतिम तारीख। कोरोना संक्रमण के बीच रिकॉर्ड गेहूं की खरीद हुई है। 72 घंटे में बचे हुए भुगतान का निर्देश भी दे दिया गया है सरकार की तरफ से। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है लखनऊ से। अनामिका, इस खबर को लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जब कोरोना अपनी पीक पर था उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि ठीक है हम बहुत सारे सेंटर्स को नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो सेंटर्स हैं अलग अलग जहाँ पे गेहूं की फसल तैयार हो रही है वहाँ पे सेंटर्स को खोल के गेहूं की खरीद शुरू की जाएगी। तो 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू की गई थी कोरोना काल के बीच में ही, लेकिन गेहूं खरीद रिकॉर्ड किया गया है यूपी सरकार की ओर से और इसीलिए देखते हुए इसको ये कहा गया कि चूंकि अभी भी सेंटर्स पे किसान आ रहे हैं गेहूं बेचने के लिए, लिहाजा ये जो तय मियाद थी 15 जून की, इसको बढ़ा करके 22 जून कर दिया गया है। यानी कि 22 जून तक किसान अपनी फसल को जाके बेच पाएंगे। और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि चूंकि पिछले साल भी सरकार ने ये दावा किया था, तो अब ये जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है और इस बार पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड खरीद की गई है। मुख्यमंत्री की ओर से ये भी निर्देश दिया गया है कि जो अब पैसे हैं किसानों का जो भुगतान है उसमें पेंडिंग ना हो, 72 घंटों के अंदर ही किसानों का जो फसल है उसका भुगतान हो जाना चाहिए। और इस साल भी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए पिछले साल के मुकाबले ज्यादा गेहूं खरीदा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर मथुरा में प्रशासन की लापरवाही ने 2 लोगों की जान ले ली। कैलाश नगर इलाके में खुले नाले में बाइक सहित 3 लोग 15 फीट गहरे नाले में गिर पड़े। आनन फानन में लोगों ने एक शख्स को तो बचा लिया, लेकिन बाकी दोनों की नाले में डूबने से मौत हो गई। रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन सुबह दोनों लापता युवकों के शव बरामद किए गए। ये तस्वीरें हम आपको मथुरा से दिखा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां पर बाइक सवार 3 युवक नाले में गिर गए। मौके पर मौजूद लोगों ने एक युवक को कल शाम ही बचा लिया था। उसके बाद से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसके बाद बाकी दोनों युवकों के शव बरामद किए गए हैं। लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है कि नाले की सफाई के बाद उसे ढका नहीं गया था। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास? अब
देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे अमित की जो 10 घंटे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन नगर निगम फायर कर्मी और पुलिस के द्वारा चलाया गया था, अब वो पूरा हो चुका है। और 10 घंटे के ऑपरेशन के बाद 2 युवकों के शव जो नाले में डूबे थे, करीब 15 फुट गहरा ये नाला है, इसमें डूबे थे, उन दोनों को निकाल लिया गया है। दोनों ही जो परिजन हैं, दोनों जो युवक हैं, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साथ ही जो स्थानीय लोग हैं और जिसने भी इस घटना को सुना है, वो सब नगर निगम की लापरवाही को इस घटना के लिए जिम्मेदार बता रहा है। क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम के बाद सीधे तौर पर जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। नगर निगम के अधिकारियों का खुद का कहना है कि ये घटना, क्योंकि नाला और सड़क एक लेवल में थे और कोनेपन जो है 7 दिन पहले इस सफाई अभियान को नाले को साफ कराया गया था, जिसके बाद इसको नहीं ढका गया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। वहीं जब न्यूज 18 ने सवाल किया तो इस बात पर जो सहायक नगर आयुक्त हैं, उन्होंने इस बात को आश्वासन दिलाया है कि इस सारे घटनाक्रम की रिपोर्ट नगर आयुक्त को दी जाएगी और जितने भी शहर में नाले हैं, जो गहरे नाले हैं, उन नालों की तरफ सेफ्टी वॉल बनाई जाएगी ताकि इस तरीके का दर्दनाक हादसा न हो और घरों के चिराग न बुझें। तो फिलहाल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है पूरा हो चुका है, दोनों युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। जी शुक्रिया नितिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई और बदसलूकी के मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि दाढ़ी पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा हुआ तो अब उत्तर प्रदेश गृह विभाग की तरफ से ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। दरअसल गाजियाबाद के लोनी इलाके में बुजुर्ग के साथ मारपीट और बदसलूकी हुई थी। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने साजिश के तहत इसे सांप्रदायिक रंग दे दिया और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस बुजुर्ग की पिटाई का राम नाम से कोई लेना देना नहीं था। अब्दुल पर हमला करने वालों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम आरिफ, आदिल, मुशाहिद, परवेज और कल्लू है। अब्दुल बुलंदशहर से परवेज के घर आया था, जहां उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस के मुताबिक अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है। उसके दिए ताबीज से परवेज के परिवार पर उल्टा असर हो गया, जिसके चलते परवेज नाराज हो गया और वो गांव के लड़कों को बुलाकर अब्दुल की पिटाई करने चला गया। बनाने का काम करते हैं और परवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने ताबीज बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराजगी थी और इन्होंने फिर उनको वहां पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहां पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें लेकिन अब्दुल ने अपने बयान में कहा था कि जय श्री राम ना कहने और वंदे मातरम ना कहने पर उनकी पिटाई की गई है। अब सवाल यह है कि अब्दुल ने किसके कहने पर झूठ बोला और कौन इस मामले को धार्मिक रंग देने की साजिश रच रहा था। तो गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस बुजुर्ग की पिटाई की गई और उसके बाद इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, जिसके बाद अब उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और ट्विटर समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, क्योंकि इस भ्रामक खबर के जरिए माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा था। गाजियाबाद में हुई बुजुर्ग की पिटाई मामले में सियासत गर्मा गई है। सीएम योगी और राहुल गांधी के बीच ट्विटर वॉर शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के ट्वीट के जवाब में सीएम योगी ने राहुल गांधी पर 5 बड़े हमले किए हैं। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, राहुल ने सच बोलना नहीं सीखा। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि पुलिस ने सारी सच्चाई बताई, फिर भी वो समाज में जहर फैला रहे हैं। योगी ने राहुल पर हमला करते हुए कहा कि सत्ता के लालच में राहुल मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने राहुल को नसीहत दी कि उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। राहुल गांधी ने गाजियाबाद की इस घटना को कोट करते हुए ट्वीट किया था। उसके बाद अब सीएम योगी ने उनके ट्वीट पर पलटवार किया है, जवाब दिया है। 5 बड़े हमले राहुल गांधी पर उन्होंने किए हैं ट्वीट के माध्यम से। राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए। दरअसल राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया था वो आप देख रहे हैं और उसी का जवाब दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। मैं ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि श्री राम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। ऐसी क्रूरता मानवता से कोसों दूर है। जिसके बाद सीएम योगी ने इसका जवाब दिया कि यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दें। पुलिस ने घटना की पूरी सच्चाई बता दी है। आगे सीएम योगी ने लिखा, आपने कभी सत्य बोला ही नहीं।
आप जहर फैला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और बात करते एक और बड़ी खबर की। 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा, कोविड मैनेजमेंट की समीक्षा करेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान कोविड मैनेजमेंट की वो समीक्षा करेंगे। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी का दौरा करेंगे सीएम योगी। यहाँ पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही अस्पतालों में जो इंतजाम किए गए हैं उसका भी बारीकी से निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी कई जिलों का सीएम योगी ने दौरा किया है और आज वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से कोविड मैनेजमेंट का आकलन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती है और इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जमीन पर जाकर हालात की समीक्षा कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी जाएंगे, जहां पर कोविड मैनेजमेंट को लेकर शासन और प्रशासन के स्तर पर जो इंतजाम किए गए हैं उसकी समीक्षा करने वाले हैं। अधिकारियों के साथ इस दौरान बैठक भी करेंगे। अभी और क्या कुछ प्रयास किए जा सकते हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए, उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का प्रोसेस किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है, कैसे उसको और गति दी जा सकती है, उसमें और क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, इन्हीं तमाम मसलों को लेकर वो अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि सीएम योगी ने बारी बारी से कई जिलों का दौरा किया। वहाँ पर कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो हालात बने हुए थे, जो इंतजाम किए गए थे अस्पतालों में, कोविड केयर सेंटर में, उन तमाम जगहों पर जाकर उन्होंने निरीक्षण किया था और आज यही काम वो गोरखपुर, बलिया और वाराणसी में भी करने वाले हैं। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। जब धूल चटाते हुए देखा होगा, ये हुनर तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज जिस बच्ची की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये आपको जरूर हैरान कर देगी। थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ समझ आया? इस गाने को थोड़ा ध्यान से सुनिए, कुछ समझ आया? नहीं तो चलिए अब हम आपको इस गाने का ओरिजिनल वर्जन सुनाते हैं। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी नजर दे सितारा, मैंने छोड़े है बाकी सारे रास्ते, बस आया हूँ तेरे आसरे में, आंखों में तेरा नाम है पहचान ले। अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो मिलिए इटावा की क्लास 10th में पढ़ने वाली राशि पटेल से, जिन्हें शब्दों को सीधे पढ़ने के साथ साथ उल्टा पढ़ने में भी महारत हासिल है। राशि को बचपन से ही उल्टा पढ़ने की प्रैक्टिस है, जिससे आज वो इस मुकाम पर पहुंच गई हैं, जहां वो शब्दों को उल्टा भी बड़ी ही आसानी के साथ पढ़ लेती हैं। मैं बचपन में पहले हिंदी के। और अब गाजीपुर से एक हैरान करने वाली खबर है। गाजीपुर में एक नवजात बच्ची गंगा नदी में लावारिस हालत में मिली। बच्ची कौन है, कहाँ की है, इसके माता पिता कौन हैं, ये पता नहीं चल पाया है। बच्ची को लकड़ी के एक बक्से में उसे लाल रंग की चुनरी से लपेट कर रखा गया था। बच्ची के साथ एक कागज़ का टुकड़ा भी है जिस पर उसके जन्म और कुंडली से जुड़ी जानकारियां लिखी हुई हैं। साथ ही बक्से में देवी दुर्गा की तस्वीर लगी हुई है। दरअसल गाजीपुर के दादरी घाट पर नाव चलाने वाले गुल्लू चौधरी ने एक बक्से को देखा। बक्से के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही थी। गुल्लू ने जब बक्से को खोला तो अंदर बच्ची मिली। थोड़ी ही देर में घाट पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद बच्ची को आशा ज्योति केंद्र ले जाया गया। इसको थोड़ा पानी पिलाइए। और इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबर जारी हैं, आप बने